रोमानिया। साल 1480। एक अजीम महल में खुशी और मोहब्बत की फिजा छाई हुई है। प्रिंस व्लाद अपनी महबूबा एलिजाबेथ से शादी कर रहा है। व्लाद अपनी दुल्हन को एक खूबसूरत सा म्यूजिक बॉक्स तोहफे में देता है, जो हमेशा इनके रिश्ते की अलामत रहेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ ही दिन बाद व्लाद की खुशियों को जंग के साए घेर लेते हैं। मुल्क पर दुश्मनों के हमले बढ़ रहे हैं और नाइट्स आकर व्लाद को जंग के लिए खींच ले जाते हैं। रुखसत होने से पहले व्लाद अपनी एलिजाबेथ को हुक्म देता है कि मुहाफिजों के साथ एक महफूज महल में चली जाए और वो खुद पॉप के सामने झुकता है, अपनी बीवी के लिए खुदा की हिफाजत मांगता है। उधर जंगल के रास्ते पर एलिजाबेथ घोड़े पर सवार है, मगर बदकिस्मती से दुश्मन के सिपाही घात लगाए बैठे हैं। तीर चलते हैं, मुहाफिज गिरते हैं और दुश्मन करीब आ रहा है। वो जगह वुल्फ फॉरेस्ट कहलाती है, जहाँ बर्फ के नीचे सैकड़ों रीछ के जाल छुपे हैं। कुछ सिपाही भी जालों का शिकार हो जाते हैं, लेकिन आखिरकार एलिजाबेथ का घोड़ा भी एक जाल में फंस जाता है। अब वो तन्हा चारों तरफ दुश्मनों से घिरी खड़ी है। उधर व्लाद जंग के मैदान में तेल के बैरल फाड़कर आग की दीवार खड़ी करता है ताकि दुश्मन की फौज को रोके। खूनरेज लड़ाई शुरू होती है, लेकिन व्लाद की बहादुरी और इसकी फौज की महारत से वो दुश्मन को शिकस्त दे देता है। दुश्मनों के बादशाह को भी कैद कर लेते हैं। नेज़ों पर दुश्मन के सर सजाकर फतह का ऐलान करते हैं, मगर इसी लम्हे खबर आती है इसकी एलिजाबेथ खतरे में है। व्लाद पागलों की तरह दौड़ता है, जंगल पहुँचता है, दुश्मन सिपाहियों से लड़ता है, दो को काट डालता है। वो अपनी तलवार फेंक कर आखिरी सिपाही को मारने की कोशिश करता है, मगर किस्मत का खेल, वही तलवार गलती से एलिजाबेथ को जा लगती है। वो व्लाद की बाहों में दम तोड़ देती है। व्लाद का दिल टूट जाता है। वो दोबारा पॉप के पास जाता है। गुस्से और कर्ब में भरा हुआ वो चीखता है, खुदा ने मेरी बीवी की हिफाजत क्यों न की? मैंने उसके नाम पर दुश्मनों को मारा, फिर भी वो मुझसे छीन ली गई। मुझसे की भीख मांगता है, मगर पॉप इसे इनकार करता है। गुस्से में व्लाद पॉप को सलीब से ही मार डालता है और ऐलान करता है कि जब तक एलिजाबेथ वापस न आई वो खुदा का नाम नहीं लेगा। अचानक चर्च में तूफानी हवा चलती है। यसू के मुजस्समे की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन व्लाद फख्र से हंसता है। इसके अपने सिपाही खौफजदा होकर इसे चर्च से घसीट कर निकालते हैं और यूं व्लाद की अंधी मोहब्बत और इंतकाम ने इसकी रूह को एक अंधेरे रास्ते पर डाल दिया, जिसके असरात सदियों बाद तक बाकी रहेंगे। 400 साल बाद फ्रांस एक मेंटल असाइलम की तहखाने में डॉक्टर और प्रीस्ट एक तालवी औरत मारिया को जंजीरों में जकड़ा हुआ पाते हैं। उसके बारे में कहा जाता है कि वो 1759 में पैदा हुई थी, यानी उसकी उम्र 130 साल होनी चाहिए, जो नामुमकिन है, मगर वो अब भी जवान है। और सबसे खौफनाक बात, मारिया को खुदा के जिक्र से एलर्जी है। सब लोग शशदर हैं, क्या ये औरत वाकई इंसान है या शैतान की मखलूक? अब क्या होगा? मारिया कौन है और इसका ताल्लुक व्लाद और इसकी खोई हुई मोहब्बत से कैसे जुड़ता है? पादरी मारिया के करीब झुकता है और चौंक जाता है। उसकी गर्दन पर 2 निशान साफ नजर आ रहे हैं। वो यकीन से कहता है, ये कोई आम औरत नहीं, ये एक वैम्पायर है। वो सबको समझाता है कि ये तारीख में पहली बार है कि किसी वैम्पायर को जिंदा पकड़ा गया है। वो रोशनी में आ तो सकते हैं, मगर बराहे रास्त सूरज की किरण इन्हें जला देती है। ये साबित करने के लिए पादरी खिड़की खोलता है। जैसे ही धूप मारिया की जिल्द पर पड़ती है, वो तड़प उठती है और इसकी जिल्द जलने लगती है। इसके बाद पादरी उसके चेहरे के सामने एक सलीब लाता है और सलीब फौरन आग पकड़ लेती है। फिर अचानक मारिया पादरी के असिस्टेंट साइमन की उंगली काट लेती है। खून के चंद कतरे इसके होठों पर गिरते हैं और वो वहशियाना अंदाज में इन्हें चाटती है। मारिया नीम पागल अंदाज में बुड़बुड़ाती है, तुम लोग समझते हो ये खत्म हो गया? नहीं, वैम्पायर मास्टर आने वाला है। वो एक प्रिंस है और जल्द अपनी प्रिंसेस को लेने शहर आएगा। उधर एक और कहानी शुरू हो रही है। रात के अंधेरे में एक नोटरी जोनाथन घोड़ा गाड़ी में जंगल अबूर कर रहा है, लेकिन ड्राइवर अचानक रुक जाता है। वो घबराकर कहता है, मैं आगे नहीं जा सकता, भेड़िए निकलने वाले हैं, और जोनाथन को उसकी चीजों के साथ अकेला छोड़कर भाग जाता है। जोनाथन हाथ में स्लीब और मशल लिए जंगल पार करता है। भेड़ियों की गुर्राहट करीब आती है, लेकिन वो आग हिलाकर इन्हें रोकता हुआ आखिरकार एक पूरे इसरार किले के दरवाजे पर पहुंचता है। जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है, आहनी गेट खुद ब खुद उसके पीछे बंद हो जाता है। जोनाथन अंदर बढ़ता है। एक लंबा कमरा, बिजली की चमक और बालकनी पर एक साए की सूरत खड़ा एक आदमी। अचानक उसके पीछे एक बूढ़ा शख्स नमूदार होता है और आहिस्ता आवाज में कहता है, आई एम प्रिंस व्लाद, काउंट ड्रैकुला। जोनाथन हैरान होकर डिनर टेबल पर बैठता है। इसके लिए मजेदार खाना रखा है, लेकिन ड्रैकुला के सामने
सामने प्लेट खाली है। फिर एक झटके से वो मेज पर एक प्लेट स्लाइड करता है। जोनाथन सोचता है ये कोई जादुई ट्रिक है। बातों के दौरान ड्रैकुला एक चूहा कांटे से मारता है, फिर अपने नंगे हाथ से कुचल कर इसका खून निकालता है और अपने कप में डालकर पीता है। जोनाथन के चेहरे पर वहशत तारी है। जोनाथन पेपर वर्क निकालता है, बताता है कि उसकी कंपनी पेरिस में ड्रैकुला की पुरानी एबे खरीदना चाहती है ताकि वहाँ हॉस्पिटल बनाया जा सके। लेकिन जैसे ही उसके हाथ से सलीब नीचे गिरती है, ड्रैकुला की आंखों में आग भड़क उठती है। वो सलीब को आग में फेंक देता है और सर्द लहजे में कहता है अब सोने का वक्त है। जोनाथन को उसके कमरे में भेज दिया जाता है। सख्ती से ताकीद की जाती है कि रात के वक्त यहाँ से बाहर न निकलना, मगर तजस्सुस जोनाथन को चैन नहीं लेने देता। वो खुफिया राहदारियों से गुजरता हुआ किले के बेसमेंट तक पहुँचता है। वहाँ एक ताबूत रखा है। वो ढक्कन हटाता है और ड्रैकुला अचानक जिंदा होकर बाहर निकलता है। गार्गोयल जिसे पकड़ लेते हैं उसे उल्टा लटका देते हैं। ड्रैकुला उसकी गर्दन काटता है और खून एक प्याले में टपकने लगता है। जोनाथन आखिरी सांसों में बस एक सवाल करता है, ड्रैकुला तुम्हारी कहानी क्या है? ड्रैकुला की हंसी किले की दीवारों में गूंजती है। गार्गोयल जोनाथन को छोड़ देते हैं और काउंट ड्रैकुला उसकी आंखों में देखते हुए अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। सदियों पहले मेरी बीवी एलिजाबेथ की मौत ने मेरी रूह को हमेशा के लिए तोड़ दिया था। ड्रैकुला याद करता है कि उसने अपनी तमाम जिंदगी उसकी तलाश में गुजार दी थी। उसका यकीन था कि प्योर सोल्स दोबारा जन्म लेती है, लेकिन यह तलाश कोई आसान न थी। ब्लैक प्लेग के दौरान आधी औरतें मर गई, बाकी आधी मुकद्दस मकामात पर थी जहाँ वो कभी दाखिल नहीं हो सकता था। वो कहता है मैं इतना तन्हा हो गया कि इंसानों से हसद करने लगा। कम से कम वो मर सकते थे और मैं हमेशा जिंदा रहने पर मजबूर था। ड्रैकुला बताता है कि उसने कई बार अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की, खिड़कियों से कूदा, जहर पिया, लेकिन हर बार जिंदा बच गया। फिर उसने एक नया मंसूबा बनाया, एलिजाबेथ को अपनी तरफ खींचने का। सदियों तक उसने जादुई फूलों से एक ऐसी फ्रेग्रेंस तैयार की जो नाकाबिले मज़ाहमत थी। इटली में जब उसने परफ्यूम का तजर्बा किया तो औरतें बेइख्तियार इसके पीछे चलने लगी। ये खुशबू इतनी ताकतवर थी कि वो वर्साय की महफिलों में दाखिल होता और पूरा हॉल इसके शहर में आकर एक जैसे डांस मूव्स करने लगता। ड्रैकुला कहता है कि एक बार उसने समझा कि उसने एलिजाबेथ को ढूंढ लिया है, मगर वो औरत कोई और निकली। ये गम उसे मजीद अंधेरे में धकेलता गया। वो शराब, झूठ और धोखे में डूबता गया और फिर एक रात उसने फैसला किया कि अगर वो एलिजाबेथ को नहीं ढूंढ सकता तो दुनिया की हर औरत को वैम्पायर बना देगा। इसी रात मारिया समेत कई औरतों को उसने काट कर वैम्पायरिक कर्स दे दिया। वो वापस एलिजाबेथ की कब्र पर गया, ताबूत तोड़ा, लेकिन अंदर सिर्फ राख बची थी। ये देखकर ड्रैकुला पागल हो गया। उसने फैसला किया कि अब कभी किले से बाहर नहीं निकलेगा। गार्गोयल उसके खादिम बन गए और सदियों तक उसकी तलाश जारी रखी। मौजूदा वक्त में जोनाथन अपनी जेब से अपनी फियांसे मीना की तस्वीर दिखाता है। जैसे ही ड्रैकुला इसे देखता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये बिल्कुल एलिजाबेथ जैसी है। ड्रैकुला के अल्फाज कांपते हैं। वो वापस आ गई है। ड्रैकुला फैसला करता है कि जोनाथन को जिंदा छोड़ दे, सिर्फ इसलिए कि वो इसे उसकी खोई हुई मोहब्बत तक पहुंचा रहा है। फिर वो अपने गार्गोयल्स को हुक्म देता है, मेरे लिए खून लाओ, मुझे उससे मिलने से पहले अपनी ताकत वापस चाहिए। दूसरी तरफ पेरिस में प्रीस्ट और डॉक्टर टोमो मारिया की चीजों में एक पुराना पोर्ट्रेट ढूंढते हैं। किताब में एक प्रोफेसी लिखी हुई है, अगर ड्रैकुला को मारा जाए और उसने सिंसियर तौबा की हो तो उसके बनाए तमाम वैम्पायर्स दोबारा इंसान बन जाएंगे। इसी लम्हे साइमन आकर तस्वीर दिखाता है। मिना वो मारिया की दोस्त है और बिल्कुल एलिजाबेथ की कॉपी नजर आती है। दूसरी तरफ ड्रैकुला भेस बदलकर एक एबे में दाखिल होता है। वो खुद को एक भिखारी के तौर पर पेश करता है। नेक दिल नन उस पर तरस खाकर उसे अंदर ले आती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी एन्चांटेड फ्रेग्रेंस फिजा में छिड़काता है तब इसके शहर में आ जाते हैं। नन्स घुटनों के बल गिरती है, उसकी तरफ लपकती है और फिर ड्रैकुला खुद पीने लगता है। जोनाथन किले में मौके का इंतजार करता है। जैसे ही वो तन्हा होता है वो जंजीरों से आजाद होने के लिए टूल्स पर कंबल डालकर उन्हें अपनी तरफ खींचता है। बड़ी मुश्किल से जंजीरें टूटती हैं और वो खिड़की की तरफ दौड़ता है, लेकिन उसी लम्हे गार्गोयल अंदर आ धमकता है। जोनाथन खिड़की से बाहर लटक जाता है। गार्गोयल उसे हुक से मारने की कोशिश करता है। अचानक उसका सहारा टूट जाता है और वो बर्फ पर गिर पड़ता है। उसका जिस्म एक जमी हुई झील पर रुक जाता है। गार्गोयल इसके पीछे आता है, लेकिन बर्फ टूट जाती है और वो पानी में डूब जाता है। बाकी गार्गोयल्स रुक जाते हैं, लेकिन जोनाथन खौफ से लरज रहा है और सांस फूल रही है। दूसरी तरफ ड्रैकुला रिजुलेटेड और
और ज्यादा जवान होकर असाइलम पहुंचता है। अपने हिप्नोटिक परफ्यूम से वो साइमन को काबू कर लेता है और उससे मारिया के कमरे का दरवाजा खुलवाता है। मारिया ड्रैकुला को देखकर खुशी से पागल हो जाती है और कहती है आखिरकार तुम्हें एलिज़ाबेथ मिल गई है। अगली सुबह असाइलम में हंगामा मच जाता है। साइमन अब वैम्पायर बन चुका है, बिस्तर पर बांधा गया है। प्रीस्ट इसकी फेंस देखते हैं, क्लोथ्स पर खुशबू का निशान पहचानता है और सब कुछ साफ हो जाता है। ड्रैकुला यहाँ था। डोमो मारिया की गुमशुदगी की खबर देता है। सब में खौफ फैल जाता है। इसी दौरान बोर्डिंग हाउस में मीना दरवाजा खोलती है और चौंक जाती है। सामने मारिया खड़ी है, बिल्कुल हेल्दी, हंसती हुई। वो मीना को यकीन दिलाती है कि डोमो झूठ बोल रहा है और वो दरअसल मीना को एक खास दोस्त से मिलवाना चाहती है। मीना थोड़ी हिचकिचाती है लेकिन आखिरकार वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों एक शानदार होटल बॉल रूम में पहुंचते हैं। यहाँ ड्रैकुला सूट पहने मीना का मुंतजिर होता है। जैसे ही उसकी नजर मीना पर पड़ती है वो जज्बात से लरस जाता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। सदियों के इंतजार के बाद उसने अपनी एलिज़ाबेथ को दोबारा देख लिया है। वो उसका हाथ चूमता है, नरमी से उसकी तारीफ करता है और मीना को शदीद डिजावू होने लगते हैं। उसके ज़हन में एलिज़ाबेथ के विजन्स चमकने लगते हैं लेकिन मीना घबराकर पीछे हट जाती है। मारिया फौरन उसे बाहर कार्निवल ले जाती है ताकि वो रिलैक्स हो सके। रोशनियां, मौसीकी, हंसी खुशी, कार्निवल का माहौल जादुई है। मीना और मारिया झूलों पर बैठती है, खाने पीने से लुत्फानंदोज होती है, पपेट शो देखती है, एग्जॉटिक एनिमल्स को देखती है। लेकिन हॉन्टेड हाउस में दोनों अलग हो जाती है। मीना अंधेरे में भटकने लगती है। अचानक एक फेक स्केलेटन सामने आता है और वो चीखने लगती है। उस लम्हे ड्रैकुला एक साई की तरह उसके पास जाहिर होता है। वो नरमी से उसका हाथ पकड़ता है और उसे खौफ से निकालता है। शूटिंग बूथ पर वो उसे एम करना सिखाता है। मीना जैसे ही ट्रिगर दबाती है एक और विजन उसकी अपनी असली शनाख्त एलिज़ाबेथ की तरफ खींच लेता है। ड्रैकुला उसे होटल स्वीट में ले जाता है ताकि फायरवर्क्स देख सके। वहाँ वो अपना म्यूजिक बॉक्स निकालता है, वही तोहफा जो सदियों पहले उसने एलिज़ाबेथ को दिया था। जैसे ही धुन बजती है मीना का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसके विजन्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो फौरन ड्रैकुला पर चीखती है, तुमने मुझ पर जादू किया है। ड्रैकुला नरम लहजे में वजाहत करने की कोशिश करता है, मैंने तुम्हें कभी काबू नहीं किया, ये सब तुम्हारी रूह है, तुम ही मेरी एलिज़ाबेथ हो। लेकिन मीना इनकार करती है और कहती है मैं सिर्फ मीना हूँ। बाहर फायरवर्क्स आसमान रोशन कर देते हैं। रात के इख्तिताम पर ड्रैकुला मीना को घर तक छोड़ता है। उसके चेहरे पर खुशी है लेकिन अगले ही लम्हे शॉकिंगली वो प्रीस्ट और डोमो को देखता है जो मीना के फियांसे जोनाथन की देखभाल कर रहे हैं, जो कमजोर और बीमार हालत में है। प्रीस्ट मीना को सब कुछ बताता है। वो ड्रैकुला की हकीकत खोल देता है। वो कोई आशिक नहीं, वो वैम्पायर है। वो इंसानी खून पर जिंदा रहता है। उसने मारिया को बदला और अब तुम्हारी बारी है। मीना इसकी बातों पर यकीन नहीं करती लेकिन प्रीस्ट उसकी गर्दन चेक करता है और वहाँ बाइट मार्क्स देखकर लरस उठता है। मीना अपने कमरे में भाग जाती है, आंसू बहाती है। वो म्यूजिक बॉक्स खोलती है और एलिज़ाबेथ के विजन्स फिर से नजर आने लगते हैं और ड्रैकुला उसके कमरे में आ खड़ा होता है। मीना उस पर इल्जाम लगाती है कि वो उस पर मैनिपुलेशन कर रहा है। ड्रैकुला परफ्यूम की बोतल आग में फेंक देता है और कसम खाता है कि उसने कभी उस पर एन्चांटमेंट इस्तेमाल नहीं किया। मैं तुमसे हमेशा सच्ची मोहब्बत करता रहा हूँ। वो इतराफ करता है कि वो ब्लड ड्रिंकर है लेकिन वादा करता है कि मीना उसकी शिकार नहीं बनेगी। इसीलिए मीना की नोज ब्लीड होती है। ड्रैकुला उसका खून चखता है और वही रोमांटिक अल्फाज दोहराता है जो उसने सदियों पहले एलिज़ाबेथ से कहे थे। मीना आखिरकार सरेंडर कर देती है। वो इसके साथ किस करती है और पहली बार उससे दिल से ड्रैकुला की मोहब्बत कबूल हो जाती है। फिर वो उससे इमॉर्टल बनाने का तकाजा करती है। ड्रैकुला नरम लहजे में उसकी गर्दन पर झुकता है और उसे बाइट कर लेता है। मीना अब हमेशा के लिए उसकी दुनिया का हिस्सा बनने वाली थी। प्रीस्ट और डोमो को एहसास होता है कि मीना को ड्रैकुला अपने कैसल ले गया है। वो फौजियों के साथ रोमानिया रवाना होते हैं। उधर ड्रैकुला और मीना कैसल पहुंचते हैं। गार्गल्स उनका इस्तकबाल करते हैं। मीना एलिज़ाबेथ का ड्रेस पहनती है, म्यूजिक बॉक्स बजाती है लेकिन इसी दौरान फौजी तोपों के साथ किले पर हमला कर देते। तोपों के गोले किले को हिलाकर रख देते हैं। गार्गल्स आसमान से फौजियों पर झपटते हैं मगर इंसानों की तादाद बेतहाशा है। कैसल के हिस्से गिरने लगते हैं। ड्रैकुला कहता है मीना को कमरे में रहना चाहिए लेकिन वो खौफजदा है क्योंकि छत टूट रही है।
नीचे तहखाने में फौजी ताबूतों पर गोलियां चलाते हैं। जोनाथन और उसके साथी अंदर घुस जाते हैं। अचानक ड्रैकुला जाहिर हो जाता है और हमला करता है। वो एक के बाद एक फौजी का सफाया करता है। खून की बारिश हो जाती है। हेनरी उस पर 2 बंदूकों से फायर करता है, लेकिन ड्रैकुला को कुछ नहीं होता। वो उस पर झपटता है और गर्दन काट डालता है। प्रीस्ट इसके सामने खड़ा होता है और चीखता है, ये सब कत्ल खुदा के लिए नहीं, तेरे अपने लिए है। ड्रैकुला लम्हा भर को रुक जाता है, लेकिन फिर मीना की चीखें उसके कानों में गूंजती है। वो सब कुछ छोड़कर ऊपर मीना के कमरे में भागता है। मीना उसके गले लगती है, मगर प्रीस्ट इसके पीछे पहुंचकर कहता है, अगर तू वाकई अपनी बीवी से मोहब्बत करता है तो यही वक्त है कि अपनी रूह बचा ले। ड्रैकुला अपनी महबूबा को आखिरी बार देखता है। वो आंसू में भीगी हुई है, लेकिन ड्रैकुला फैसला कर चुका है। वो स्टेक अपने दिल में घोंपता है और लम्हा भर में उसका जिस्म जलकर राख में बदल जाता है। किले की तमाम लाइट्स बुझ जाती हैं। गार्गोयल्स इंसानी बच्चे बन जाते हैं। लानत टूट गई है। जोनाथन कमरे में पहुंचता है और देखता है कि मीना राख पर गिरी बैठी है, रोती हुई। वो जानती है कि उसने अपनी मोहब्बत खो दी है, लेकिन साथ ही ड्रैकुला की रूह अब आजाद हो चुकी है। किले के बाहर हवा में बिखरती हुई ड्रैकुला की राख हमेशा के लिए अंधेरों में गुम हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप मजीद इस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।